हेलो मेरे बच्चों, आई होप सब बहुत ही मस्त हो गया और जम के पढ़ाई कर रहे हो। मैं विशाल, आई वेलकम यू ऑल इन अ न्यू चैप्टर दैट इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस। सर, हमने अभी तक अपना मशीन, वर्क एनर्जी और फोर्स दैट इज 3 2 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 बोल दो आप, जैसा बोलना चाहो इसको। और सबसे शानदार बात क्या है, हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड यूनिट ऑफ फिजिक्स दैट इज ऑप्टिक्स। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस ऑप्टिक्स या लाइट के अंदर हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस, फिर लेंस पढ़ेंगे और फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो ये 3 चैप्टर मिलके बनेगा। और भैया 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखती है यूनिट, तो याद रखिएगा आराम से धैर्य से। हर एक चैप्टर 7 से 8 से 10 मार्क्स कंटेन करता है और सबसे बड़ा चैप्टर यही है। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस इज गोइंग टू हेल्प यू विद 10 to 8 मार्क्स टू द मिनिमम। भैया 8 10 मार्क्स दे के जाएगा आपको ये। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी आउट है, पहले से पता है। हम लोग पढ़ते जाएंगे, मैं बताते जाऊंगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उनको ध्यान से ज्यादा पढ़ लेना। पढ़ना सब है, उनको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, इतनी सी बात है। पेन कॉपी निकालिए, चैप्टर बड़ा है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। हर एक वो पॉइंट जो आने वाला है पूछा जाएगा उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि भैया कुछ भी छोड़ने का मतलब है हम अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और ये गोल हमें अपने साथ रखना है। दिन में रात में सोते हुए 100 में 100 की बात करती रहनी है, क्योंकि जब एक माइंड ट्रेन होगा तो ही हम अपनी थॉट्स को ट्रेन करते हुए, अपनी हैबिट्स को ट्रेन करते हुए उसको अचीव कर पा रहे होंगे। चले भाई, हमारी 100 में 100 सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज बैक बेंचर सीरीज 2.0। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रिफ्रैक्शन। बात करते हैं सबसे पहले कि सर ये रिफ्रैक्शन किस चिड़िया का नाम है और ये कब चिड़िया हमें पढ़नी है और क्यों पढ़नी है। ठीक है, चलो। तो रिफ्रैक्शन यार एक बहुत अच्छा फिनोमेना है, बहुत खास फिनोमेना है। हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था और 10th में वो क्या डिफरेंट है इसकी बात करते हैं। क्लास 9 में वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज लाइट जाती है, एक सरफेस पे टकराती है और वहां से वापस आती है। दैट इज व्हाट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हैं कि लाइट अगर किसी भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएगी, ओपेक मतलब जिससे कि वो पास थ्रू ना कर पाए, तो लड़के वापस आ जाती है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट ओपेक ना हो, मान लो लाइट को कह जाओ, मैं तुम्हें यहां से बाउंस बैक नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो लाइट रे उस मीडियम से पास थ्रू हो जाती है। अगर ऐसे पास थ्रू होता है किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब एक सराउंडिंग से दूसरे सराउंडिंग में अगर लाइट जाती है, तो उसको अलग अलग पार्टिकल्स को फेस करना पड़ता है। जैसे तुम्हें अगर एक खाली रोड में जाना है और भरी हुई रोड में जाना है, समझना भाई डिफरेंस क्या है। खाली रोड में हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, वहां ना कोई ठेले वाला है, ना कोई भिंडी बेचने वाला है, ना कोई छोटा बच्चा चड्डी पहने खड़ा हुआ है, ना कोई अंकल है, ना कोई आंटी है, ना कोई कार वाला है, तुम आराम से मूव कर रहे हो। ठीक है, भरी रोड में ये सब कुछ होने वाला है, तो क्या तुमको दिक्कत होगी? दिक्कत होगी, तुम्हारी स्पीड कम होगी। बस यही होना है लाइट के संग भी। जब लाइट रे एक हल्के मीडियम में ट्रेवल करेगी जहां पर कोई नहीं होगा, तो बहुत तेज जाएगी, क्योंकि लाइट भी तो पार्टिकल है, हाँ कि ना? उसके पार्टिकल बिहेवियर की बात हो रही है भाई। यहाँ पे दो बिहेवियर है, पार्टिकल और वेव। पार्टिकल की बात करेंगे यहाँ पे। अब दूसरा कौन सा है सर? अगर जब लाइट रे हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रही है, तो उसको डिस्टरबेंस फील हो रहा है, जैसे कि ग्लास। ग्लास एक सॉलिड मीडियम है, जब उससे पास होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बस यही कुछ चंद बातें हैं जो रिफ्रैक्शन को रिफ्रैक्शन बनाती हैं और फिनोमेना बनाती हैं, जो कि हम लोग पढ़ते हैं इन क्लास 10। और इससे बहुत बहुत और भी सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, जिसमें हम लोग लाइट के बेंडिंग के फिनोमेना को पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? लाइट के बेंडिंग के फिनोमेना को। और इसके रियल लाइफ एग्जांपल हमें पता है, चाहे वो बेंडिंग ऑफ पेंसिल हो, या फिर वो एक ग्लास में रखा हुआ कॉइन हो जो कि ऊपर अपीयर हो रहा हो, या फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर हो या किसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा हो। सर ये क्या बोल दिया आपने, अभी बात करेंगे इसकी। कोई और मीडियम में रखा हो, अभी कहीं समझ लो, तो हमको उसकी पोजीशन और साइज में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी फिनोमेना का नाम है, इसी चिड़िया का नाम है रिफ्रैक्शन। सर ज्यादा समझ तो नहीं आया, बस इतना आपने जरूर समझा दिया कि अगर कभी भी लाइट रे एक जगह से दूसरी जगह, जिसका मीडियम अलग अलग है, वहां ट्रेवल करी, तो उसकी स्पीड में चेंज आएंगे। ये बात तो हमें क्लियर हो गई है, यही बात हमको समझानी थी। क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का जाना और किसी और मीडियम में जाके अपने पास से शिफ्ट हो जाना, टिल्ट हो जाना, डेविएट हो जाना, उसी को बोला जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट। और इसी बेंडिंग के फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब सर मोटी मोटी अगर बात करें, तो जो रिफ्लेक्शन था, जो 9 ने पढ़ा था, वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था, और जो रिफ्रैक्शन है ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। मतलब सर लाइट रे नशे में है,
और वो सीधे नहीं जा रही है, वो अपने पास से मुड़ रही है, मतलब ज्यादा हो गई है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए अभी के लिए आप कि लाइट रे इज गेटिंग बेंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। समझते हैं वो बेंडिंग के प्रोसेस क्या है। जैसे कि माना हमने दो अलग अलग मीडियम्स को, हमने कहा मान लेते हैं एक एयर है और एक ग्लास है। टू आर नॉलेज व्हाट वी नो, एयर एक हल्का मीडियम है, मतलब पार्टिकल बहुत दूर दूर है, डिस्टरबेंस कम है। हल्का बोलने का मतलब क्या है कि यहां पर डिस्टरबेंस, जब लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो पार्टिकल का डिस्टरबेंस बहुत कम है, हल्के पार्टिकल से दूर दूर है, रैंडम बिहेवियर शो कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम है, तो ये एक हल्का मीडियम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया मेरी जान? हो गया। तो हल्का मीडियम मतलब एक रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है, आर बना दिया मैंने। वहीं पे ग्लास के पार्टिकल सॉलिड मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉलिड बोलने का मतलब है ये पास पास है, मतलब डेंस है। अगर ये पास पास हैं और ये डेंस हैं, डेंस मतलब घने हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, स्पेसेस कम है, पता है भैया सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, तो लाइट को चलने में दिक्कत होगी सर। क्यों? क्योंकि लाइट रे एक हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रही है, ये समझ रहे हो, रेयर से डेंसर में जा रही है, और रेयर से डेंसर में जाने पे लाइट रे अपने पास से डेविएट हो जाती है। थोड़ा स्लो लग रहा हो तो 1.5 पे कर लेना, और तेज लग रहा हो तो शायद तो नहीं लग रहा होगा, मैं पूरा डिटेल आराम से जा रहा हूँ, अगर लग रहा हो इससे तो भैया आप अपने आप से चीजों को दोबारा से भी देख सकते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब होशियार आदमी हो आप लोग, ठीक है। तो लाइट रे अपने पास से बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बेंड। कैसे बेंड होगी सर? समझते हैं इस बात को। हमने कहा देखिए ये एक इंटरफेस है, ये लाइट आ रही है, सबसे पहला काम करते हैं कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है उसका नाम होता है नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? सर इसको बोलते हैं नॉर्मल। किसको बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है, किस पे बनती है? सरफेस पे बनती है। सर ये तो क्लास 9 नहीं पढ़ के आए थे, वहां भी बहुत नॉर्मल बनाए थे, बस मेरी जान इतनी सी कहानी है। अब जो ये वाले एंगल हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब लाइट रे कहां जाएगी? सर आपने कहा एयर से ग्लास, मतलब रेयरर से डेंसर का सैर कर रही है, ये तरफ जा रही है, मतलब सर ये एक ऐसे मीडियम में जा रही है जो भारी है, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाने वाली है लाइट की। वहां ज्यादा डिस्टरबेंस है ना, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम इमेजिन करो, तुम सब्जी मंडी से निकल रहे हो अपने मोहल्ले की, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे पास अगर बुगाती वेरॉन भी हो तो तुम बहुत तेज चला पाओ? नहीं चला सकते, तुम्हारी स्पीड कम होने ही वाली है, क्योंकि वहां पर भीड़ भाड़ इतनी है, कीचड़ है, अंकल आंटियां हैं, ठेले वाले भैया हैं, उसी में बच्चा भी है जो पी पी करके चल रहा है, तो तुम्हारी स्पीड तो कम होने ही वाली है। अगर स्पीड कम होगी तो बेंडिंग होगी, और बेंडिंग कहां पे होगी? दैट इज लाइट रे जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। लाइट रे विल कम टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ, जिसको जाना चाहिए था ऐसे, वो अब बेंड हो गई है टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल की तरफ आ गई है, जिसको जाना चाहिए था ऐसे, वो नॉर्मल की तरफ आ गई है। और जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ रहे हो? इसी का उल्टा समझते हैं, इसी का उल्टा समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, हम लोग ग्लास से एयर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहें तो सेम एग्जांपल को ही उल्टा कर सकते हैं, जो एयर से ग्लास था उससे ग्लास से एयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको बेंडिंग समझा रहा हूँ, लॉज अभी इसके जस्ट बाद आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलो अब मैंने कहा लाइट ये जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, सर ये वाला एंगल नॉर्मल के संग एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया। याद रखिए क्या? इंसिडेंट रे और नॉर्मल का एंगल, किसका एंगल? इंसिडेंट रे, आने वाली रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर अब क्या होगा? सर ग्लास से आ रही है, मतलब पहले तो धीमे आ रही है, तो चिक 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 चिक, और अब क्या हो रहा है? सर एयर, एयर मतलब बहुत ही भाई पार्टिकल है ही नहीं, बहुत फास्ट जाने लाइट, मतलब एयर का मतलब वैक्यूम ही समझ लो तुम, बराबरी है ऑलमोस्ट स्पीड दोनों में, तो बहुत तेज जाने वाली है। तो तेज जाने वाली है मतलब सर अब ये बहुत स्पीड से निकलेगी, और इसका मतलब है ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये टूवर्ड्स और अवे कब कब हुआ? सर रेयर से डेंसर, मतलब हल्के से भारी तो पास आ गई, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, तो नॉर्मल के पास आ गई, कहां पे? नॉर्मल के पास आ गई। और जब डेंसर से रेयर गई तो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल से दूर चली गई। समझ रहे हो मेरी जान? इजी सा कॉन्सेप्ट है, पास आना और दूर जाना, रेयर से डेंसर पास आना, डेंसर से रेयर दूर जाना, दैट्स द कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं अगर तुमसे कहूं तो यहां पर क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल आई जो है वो बड़ा है आर से। अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो आर हो गया है वो बड़ा हो गया है आई से, जो आर हो गया है ये ज्यादा हो गया है आई से, देखो आई छोटू सा है और आर बड़ा हो गया है, यहाँ पे आई बड़कू है और आर छोटू हो गया है। क्या बात नोटिस कर पा रहे हो? हाँ की ना? दैट इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कब होता है? जब दो अलग अलग मीडियम हो। सर अगर दोनों मीडियम सेम होते, मान लीजिए लाइट वाटर से वाटर में ही जा रही है, अरे कोई बेंडिंग नहीं होती भाई। बेंडिंग होगी कब? जब दोनों मीडियम में डिफरेंसेस होंगे,
जिससे कि स्पीड चेंज हो। अगर स्पीड ही चेंज नहीं हुई तो काहे की बेंडिंग मेरे बाबू, समझ गए। लेकिन अगर लाइट रेज 0 डिग्री पे गिरे, मतलब नॉर्मल के अलोंग आ जाए, अब जहां पर नॉर्मल है वहीं पे लाइट रे, तो कोई बेंडिंग नहीं होती है, लाइट रे सीधे उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द लाइट। तो 3 केस समझ आ गया आपको। पहला रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, और अगर अगर 0 डिग्री पे आ रही है तो कोई बेंडिंग के फिनोमेना को वो शोकेस नहीं करेगी। अब रिफ्रैक्शन तो हो गया, अब रिफ्रैक्शन के लॉ आएंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन याद है, रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन के लॉ थे, तो रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद रिफ्रैक्शन के भी लॉ होंगे। ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, आप लिखते हुए चलिएगा भैया। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो उसके पाथ में जो बेंडिंग होती है, पास आना या दूर जाना दोनों ही सुटेबल है इस केस में, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट्स कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट्स अ सरफेस फिनोमेना, इट्स अ, मतलब ये उस इंटरफेस पे होगा जहां पर दोनों मीडियम अलग हो रहे हैं। जैसे ये मानो वो जो ये वो लाइन है जो बांट रही है, हवा को पानी से बांट रही है, हवा को ग्लास से बांट रही है। तो जो भी ये लाइन है जहां पर ऐसा हो रहा है, जैसे कि ये वो लाइन है, ये वो लाइन है, क्या क्या बोल रहे हो, मानो सामने एक लाइट सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, जैसे ही प्लास्टिक पे लड़ेगी, प्लास्टिक पे लड़ते ही अंदर जा रही है, क्योंकि तुम पानी देख पा रहे हो, अंदर तो जा रही है, ये ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस है, कुछ कुछ लाइट को रोक रहे हैं लेकिन मैक्सिमम लाइट पास हो जा रही है इससे। अब पहली बेंडिंग हुई कहां पर हुई सर? वो हुई प्लास्टिक के सरफेस पे। फिर सर अंदर गई तो पानी की सरफेस मिली, अब प्लास्टिक के बाद पानी है तो पानी में दोबारा बेंडिंग हुई, बोलो हाँ कि ना। फिर उधर से निकली, पानी से प्लास्टिक अंदर की तरफ इधर आई होगी, इधर से घुसी, इधर से निकल रही होगी, प्लास्टिक की तरफ लड़ेगी, बोलो हाँ कि ना। लेकिन उसके पहले पानी से प्लास्टिक में आएगी तो फिर दोबारा बेंडिंग, और फिर प्लास्टिक से एयर में आएगी तो फिर दोबारा बेंडिंग। अब यहाँ पे 4 बार अलग अलग बेंडिंग देख रहे हो आप, हाँ कि ना। बट स्टिल बस इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि बेंडिंग हो रही है, अभी के तो इतना समझ लो। और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर रिफ्रैक्शन होगा तो वो कौन से लॉस को फॉलो करेगा? पानी पी लीजिएगा भाई। हम्म, भैया एक लॉ तो भाई कॉमन वाला हमारा, एकदम रास्टिक वाला, है ना। एक लॉ तो हमारा वही कौन सा वाला था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, बस रिफ्रैक्टेड, वहां पर रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड का ध्यान देना। आने वाली रे, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन पे लाए करेंगे, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये तो वही लॉ है। अब दूसरा जो लॉ है उसका नाम बहुत ही प्यारा, ठीक है, और उसका काम भी बहुत ही प्यारा, उसका नाम है स्नेल्स लॉ। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज स्नेल्स लॉ। देखो अगर लग रहा हो थोड़ा सा फास्ट है तो क्या करना है पता है ना, वैसे फास्ट तो नहीं हूं मैं, आराम से पढ़ा रहा हूँ, वही कुछ लग रहा हो कुछ कुछ स्लो तो भाई 1.5 1.25 1.75 अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब भैया स्नेल्स लॉ ने क्या बोला ये समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा टाइम लेगा, दिमाग को कंसंट्रेट इधर मेरी तरफ, और अब इसको समझते हैं आराम से। ओके, आई एम रेडी, आर यू रेडी? यस यू आर रेडी। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रेडी ना? हाँ, हटा दिया, फोन हटा दिया ना, कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है? हाँ, कुंडी बंद है ना घर की? हाँ वेरी गुड, शाबाश। कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा? मम्मी है बगल में? नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत बहुत काम है साथ में मम्मी के नहीं 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 नहीं, अरे मैं ईयरफोन लगा लो, तो दैट्स इंपॉर्टेंट, बट डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बर्तन ही खटखट खटखट नहीं, बहुत काम, ध्यान सुनना। चलो, इसने लॉ क्या कहता है? कहता है जो ये आई है और जो ये आर है, मतलब जो ये इंसिडेंट एंगल है, जो यहाँ पे थीटा 1 बोला गया है इसको आई बोल सकते हैं, और जो ये थीटा 2 है इसको आर बोला गया है, जो ये एंगल है, अगर हम लोग इनका साइन का, साइन कॉस टेन पढ़ चुके हो टिग्नोमेट्री, अगर हम लोग इनके साइन का रेशियो ले लें, दैट इज साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई टू साइन ऑफ आर, इसका रेशियो, आई और आर में साइन का रेशियो, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होने वाली है। क्या होने वाली है? दिस वैल्यू, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं स्नेल्स बाबा, हमारे परम पूजनीय स्नेल्स बाबा का कहना है कि जब भी हम लोग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे तो उसका जो रेशियो है, क्या है भाई, कीवर्ड्स हैं ये सब, ध्यान से समझ के, काफी सारे रेशियो लिखना भूल जाते हो भाई, गलत हो जाएगा। ऑफ द लाइट ऑफ गिवन कलर है एंड द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, देन द लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। और ये लॉ जो है
ये कहता है कि इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएंगी, नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी याद रहेगा, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी इसको हम लोग और इलोंगेट करेंगे, सॉल्व तो तब पढ़ा दूंगा तुमको, और सिर्फ एक फॉर्मुला दे दूंगा जिससे तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मुला से। ठीक है, अभी बस उसका वेट करो, उसका वेट करो, अभी बनाऊंगा तुम्हारे संग बनाऊंगा और तुम खुद समझोगे उसको। ठीक है, चलो ओके। अभी ना सबसे पहले हम लोग इस तरह से तो समझ गए हैं, बेंडिंग भी समझ गए हैं कि रेयर से डेंसर में कैसे बेंडिंग होगी। सर रेयर से डेंसर में टूवर्ड्स आएगी, पास आ जाएगी लाइट रे, देखो ये लाइट रे जा रही थी, ये जा रही थी जा रही थी जा रही थी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था, गई नहीं है। अगर यहां पर मीडियम चेंज ना होता तो इसलिए जाती, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है तो ये लाइट रे मीडियम को फॉलो करेगी। सर एयर टू ग्लास, सब लोग साथ में, एयर टू ग्लास मतलब रेयर से डेंसर। सर रेयर से डेंसर मतलब पास आने वाली है, तो लाइट रे पास आ गई मेरी जान, कैसे आ गई, पास आ गई है। ठीक है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, वाटर से एयर मतलब डेंसर से रेयर, क्या होगा सर, जा रही थी जा रही थी जा रही थी, दूर चली जाएगी, बुलाती है मगर आने का नहीं, डेंसर टू रेयर, दूर चली जाएगी। क्या बात है, चलो अच्छा। अब बात करते हैं सर एक बहुत ही शानदार टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग मार लो। अभी कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए मेरे बच्चे, ना ना ना, बहुत कंसंट्रेट, ईयरफोन लगे, हाँ हटना नहीं है अभी, पूरा पढ़ के हटेंगे निपटा के एक साथ में। हाँ तो सुपटी बाद में करेंगे, पहले पढ़ेंगे, हाँ पहले पढ़ेंगे। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं सर, सॉरी भैया, सब लोग मिलकर देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये किस चिड़िया का नाम है सर, इतना खतरनाक खतरनाक एक तो वर्ड आ जाते हैं। अरे हमने कहा वर्ड से क्या दिक्कत है, तुम्हें तो मतलब समझना है ना, मैं हूं उसके लिए। मैंने कहा देखो लाइट रे अलग अलग मीडियम में जा रही है, हाँ सर जा रही है, अलग अलग मीडियम में उसकी स्पीड अलग अलग हो रही है, हाँ जी सर हो रही है। तो अगर उन स्पीड्स का रेशियो निकाल लिया जाए, बस 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 वही तो है रिफ्रैक्ट, क्या बोला, लाइट अलग अलग मीडियम में जा रही है, उसकी स्पीड चेंज, तो बेंडिंग हो रही है ना, बेंडिंग का रीजन ही है, बेंडिंग का रीजन ही है स्पीड में चेंज होना। तो अगर उसका रेशियो निकाल दिया जाए, किसका, वेलोसिटीज का, या स्पीड्स का बोल दो यार, वेक्टर क्वांटिटी में फॉर्म में है तो वेलोसिटी बोल देते हैं। अगर उसका रेशियो निकाल लें, बस आ गया रिफ्रैक्टिव, इतनी छोटी सी नहीं आया, क्या है, इज अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन डिफरेंट, मतलब दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, समझना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, क्या कहा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है। ओके रुको एक नया पेज लेते हैं, नया पेज लेते हैं, यहाँ पर एक नए पेज की रिक्वायरमेंट है अपने को। अच्छा ठीक है भाई, कीप कर देते हैं, और यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, कौन कौन सा। सर एक होता है हमारा प्यारा नन्ना मुन्ना क्यू टू सा, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एक होता है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में होगा वो। ठीक है, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि वैक्यूम होने वाला है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू, या फिर किसी किसी बुक में एन से रिप्रेजेंट करा जाता है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, चाहे म्यू लिखें चाहे एन लिखें, दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही सिंबल है। मैं भी कभी कभार अलग अलग लिख सकता हूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है लेकिन, ठीक है, एक ही पेज में सबको समझ आ जाएगा आपको, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स। ओके चलो, अभी समझते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मैंने कहा मान लेते हैं सिंबल म्यू है अभी के लिए, तो ये है सी अपॉन वी। सर सी अपॉन वी मतलब सर सी क्या होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट है भैया, स्पीड ऑफ लाइट के तो रेशियो है, लेकिन ये है इन वैक्यूम, किसमें है ये, इन वैक्यूम, ये क्या है, इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, डिवाइड किससे करा गया, जो भी ये मीडियम है, मान लो एयर है, ग्लास है, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, सुसु है, लिम्का है, व्हाटएवर इट इज, जिससे भी लाइट पास हो रही है, ठीक है, उसका रेशियो, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बताइए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताइए क्या होता है। तो आपने कहा सर सी, जो कि कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम व्हिच रिमेंस एज 3 × 10⁸, 3 इंटू, व्हिच इज 3 इंटू 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड, इट नेवर चेंजेस। वैक्यूम में स्पीड यही है, क्योंकि वैक्यूम में कोई डिस्टरबेंस के लिए है ही नहीं, और यही स्पीड को माना जाता है मैक्सिमम स्पीड भी। समझ गए? इसी स्पीड बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम स्पीड भी। और ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, कब? जब वो ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में। ओके, हमने कहा किससे डिवाइड करना है? वी। लेकिन वी किसका? सर वाटर का। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। जैसे हमने कहा चलो एक और निकालते, एक और करते हैं सर। म्यू जी क्या आएगा? म्यू क्या, जी क्या है सर? म्यू तो समझ आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जी क्या है? ग्लास है। क्या है? ग्लास है। तो सी अपॉन सी तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा। सी सिंबल है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का, ठीक है। एयर का भी बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट 2.99 है, बस इतना आसान, इतना 19-20 का फर्क है, ठीक है। मतलब कहने के लिए 19-20 का फर्क बहुत बड़ा है। अपनी कैलकुलेशन के लिए हम लोग अभी 19-20 का बोलते हैं, लेकिन यही कैलकुलेशन अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे कर रहे होंगे, नासा के साइंटिस्ट बने करेंगे, इसरो के करेंगे, डीआरडीओ करेंगे, तो नहीं चलता है, वहां पे एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ पे अभी कर लेते हैं, अभी कौन सा हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा अगर हमने वैल्यू चेंज कर दी तो, है अभी तो क्या है। लेकिन ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। जैसे मैंने कहा सर म्यू ऑफ कोल्ड ड्रिंक निकालना है जैसे हमको, ठीक है। हमारा कोल्ड ड्रिंक है कोई, हम उसका कोल्ड ड्रिंक का म्यू निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे? सी अपॉन वी ऑफ कोल्ड ड्रिंक। क्या समझ आ रहा है फॉर्मूला? सर बस v जो है, जो भी उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी है, उससे डिवाइड करते चलेंगे, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता चलेगा। क्या बात है सर, छोटी सी बात की सर आपने समझा दी, मजा आ गया। मजा आ गया, मतलब एब्सोल्यूट आ गया। रिलेटिव और बता दीजिए तो और मजे आ जाएंगे सर, मजे ही मजे हो जाएंगे, डबल मजे हो जाएंगे, तो फिर पार्टी वार्टी कर लेंगे हम लोग, है ना? है ना? है ना? क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? आ जाओ, आ जाओ। क्या देख लेते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो, अब भैया रिलेटिव की बात करते हैं। अब रिलेटिव की बात क्या है खास, कि रिलेटिव जो है, ये अपना वर्ड नाम से बता रहा है कि ये रिलेशन में होगा, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम से रिलेशन। जैसे कि मान लो लाइट रे गई तुम्हारी वाटर से ग्लास में, किससे किसमें? वाटर से ग्लास। बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम का टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कौन सा हल्का कौन सा भारी, क्या है वो कहानी, कहाँ जाएगी लाइट, हमें पता है वाटर से ग्लास मतलब रेयर से, और पानी हल्का हो गया इस केस में। देखो हल्का और भारी हमेशा रिस्पेक्ट में होगा। अब पानी हल्का है हमारा, हाँ कि ना? ग्लास डेंसर है हमारा, क्यों सर? पानी लिक्विड है, लिक्विड को लिक्विड में आराम तैर लेते हैं हम लोग, हल्का है। ग्लास में ना तैर पाएंगे, हम कहेंगे जाओ बेटा जरा 2 किलो कांच लो और उसमें तैरो हाँ कि ना? तो ग्लास में बहुत मुश्किल है, राइट? तो पार्टिकल बहुत पास पास है यार, डेंसिटी बहुत हाई है उनकी, कैसे? राइट, चलो। तो सिमिलरली अब हमें पता क्या है? हमें पता है कि लाइट आएगी तो नॉर्मल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वाटर से ग्लास में जा रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बेंडिंग सरफेस से कराएंगे, सरफेस फिनोमेना, बेंडिंग सरफेस से करेंगे। बहुत बढ़िया मेरी जान। अब मैंने क्या कहा तुमसे, हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लेकिन अब दोनों ही मीडियम में एयर नहीं है। अभी जैसे यहां पर एक मीडियम कॉमन था, क्या था? एयर था। यहां पर अब एयर नहीं है, यहाँ पर एक वाटर है और एक ग्लास है, या फिर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम होगा, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है। अब क्या करा जाए? अब करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे लिखना है देखो ध्यान से, जिसमें लाइट जा रही है, किसमें लाइट जा रही है? सर ग्लास में जा रही है। कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, साथ साथ में बोलना है भाई, इसको बोल बोल के पढ़ेंगे तो अच्छे पाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इसमें जा रही है, जिससे जा रही है उसके रिस्पेक्ट में। हाउ वी विल राइट इट? वी विल राइट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सिंपल। refractive index of glass with respect to refractive index of water, refractive index of glass with respect to refractive index of water। हाँ कि ना? अच्छा उल्टा होता, मान लो वाटर से ग्लास में जाती, ग्लास से वाटर में जाती, तो क्या बोलते? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अभी क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अभी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, पहले जरा एक को सॉल्व कर लें, एक को सॉल्व कर लें। अब मुझे बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ म्यू जी की वैल्यू क्या होती है? सर ये तो पता है अपने को क्या होती है, बहुत ध्यान से। मैं कहा था कंसंट्रेशन के संग बिल्कुल, क्योंकि ये टॉपिक अगर बिगड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। सर सी अपॉन वी जी बताया आपने, हाँ की ना? और किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? किससे डिवाइड कर रहे हैं? म्यू डब्ल्यू से। म्यू डब्ल्यू क्या है सर? म्यू डब्ल्यू क्या था? सी अपॉन वी डब्ल्यू। सी अपॉन वी डब्ल्यू। सर डिवाइड का साइन तो हम लोग मल्टीप्लाई का लगा के इस वैल्यूज को इंटरचेंज करते पलटा देते हैं, हाँ कि ना? डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, पलटा देंगे। पलटाने पे वी डब्ल्यू ऊपर और सी नीचे, सी से सी कट जाएंगे सर। ओहो हो सर, सी से सी तो कट गए, क्या बचा?
VW अपॉन VG, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो कहा क्या कह दिया हम लोग ने, हमने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है इसका रेशियो है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू के बराबर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसकी जो वेलोसिटी आई है उसमें VW ऊपर है, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो ऊपर है, मतलब सर इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, जो यहां नीचे था वो यहां पर ऊपर, जो यहां नीचे था वो यहां पर ऊपर, आ हा हा हा, और वी जी ऊपर था, म्यू जी ऊपर था, तो जो वी जी आएगा वो नीचे आएगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो वेलोसिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इस बात को आप यहां से भी रिलेट कर सकते हो कि ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे उसकी वेलोसिटीज है, मतलब दे आर इन इनवर्स रिलेशन, और इसी इनवर्स रिलेशन का फॉर्मूला बन जाएगा कि सर वेलोसिटीज जब ऊपर होंगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होंगे। सर इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, आ जाओ, तो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, देखते हैं, चलो इसी को उल्टा कर देते हैं, सिंपल सिंपल, इसी को उल्टा कर दिया बस, ठीक है। अच्छा क्या लिखेंगे इसको, सर रिफ्रैक्ट जो जिसमें जा रहा है वो ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर, हा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर आ गया, हाँ जी सर। नीचे क्या लिखेंगे, सर किससे जा रही है, सर ग्लास से जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे लिख दिया, ठीक है ओके। ये जो जी है ये सब अंडर स्क्रिप्ट में चल रहा है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कौन सी ऊपर जाएगी, सर जो नीचे था उसकी वेलोसिटी ऊपर, दैट इज वी जी, और ये वाला वी डब्ल्यू नीचे, हाँ कि ना। चलो अब आप लोग एक लिख के दिखाओ मुझे, आप लोग लिख के दिखाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ये आप लोग लिख के बताओगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ओके ओके। चलो चलो ये आप लिखना। तब तक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो जो सेम मीडियम्स हैं उनका इंटरचेंज को मल्टीप्लाई कर दूं, देखना ध्यान से, अगर मैं जो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर था इसका मल्टीप्लाई कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास से, तो इसका हमेशा मल्टीप्लाई वन आएगा। सर कैसे वन आएगा, सर क्या बात कर रहे हैं आप, सर ऐसे कैसे बना जाएगा, सर ये क्या था, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये वाला, और ये क्या होगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। तो ध्यान से देखो, म्यू जी से म्यू जी कट गया, म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू कट गया, तो क्या रिजल्ट वन बचा, हाँ की ना, टिंग 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 आया, आया। तो अगर दो उल्टे रिफ्रैक्टिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिलेशन हमेशा वन बनता है। बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेट्स से 1.5, अभी के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये सही वैल्यू है कि नहीं, जस्ट एज्यूमिंग वो 1.5 है, तो तुम बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा। तो तुम्हें पता है इनका प्रोडक्ट कितना होगा, वन होगा, हाँ की ना। या फिर अगर ये वन है तो ध्यान से देखो, अगर तुम इसको यहां पे लिखा रहने दो, हाँ कि ना, तो जो ये वैल्यू होगी ये इसके वन अपॉन हो जाएगी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे यार x इंटू वाई अगर वन है तो क्या x की वैल्यू वन अपॉन वाई नहीं हो जाएगी, बोलो बोलो, हाँ कि ना, अभी आया अभी आया। तो भैया भैया बस वन अपॉन कर दो, बस वन अपॉन कर दो इसको, अगर ये उल्टा हो रहा है तो इसको वन अपॉन कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होने वाला है, वन होने वाला है। प्रोडक्ट वन कब होगा, जब ये रेसिप्रोकेट होंगे एक दूसरे के। आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ गया एब्सोल्यूट, आ गया रिलेटिव, आ गया। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम, इट हैज टू टाइप, वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच वन मीडियम इज फिक्स्ड दैट नीड्स टू बी वैक्यूम, एन की वैल्यू सर निकालेंगे, म्यू की वैल्यू निकालेंगे, सी अपॉन वी आ जाएगी। अगर वही रिलेटिव की बात करेंगे तो वहां पे दो मीडियम आने वाले हैं, और दो मीडियम के लिए हमें उनके रेशियोज निकालने पे दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होने चाहिए। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर लिखेंगे, ग्लास नीचे लिखेंगे, लेकिन वेलोसिटीज जो होती हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर लिखा है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ ग्लास आएगी, क्योंकि ग्लास दूसरा मीडियम था जो नीचे था, उसकी वेलोसिटी ऊपर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर नीचे आ जाएगी। सिंपल सिंपल बात समझ आ गई, ठीक है। आ जाओ इस पे बना हुआ एक क्वेश्चन भी करते हैं प्यारा सा, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, एक एक तुमने करा अभी अभी, एक और करते हैं इस पे न्यूमेरिकल, ओके। चलो हमने आपसे कहा कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है आपको, ठीक है, यू आर गिवन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन था, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो गिवन है उसकी वैल्यू है मान लीजिए 1.33, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो गिवन है वो है 1.50। आपसे कहा गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपसे कहा गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने कहा ओके
ओके, ये वैल्यूज से पता है, वैसे ये वैल्यूज होती भी हैं, आप इसको याद करते हुए चलिएगा। आपको 4 वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, 2 अभी कर लीजिए, बाकी 2 बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो हमने कहा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब लाइट रे ग्लास में जा रही है और वाटर से जा रही है, इसका मतलब ये तो हुआ ग्लास में जा रही है और वाटर से जा रही है, वाटर से ग्लास में लाइट रे जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमने कहा अच्छा, बस बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है, 1.50 को 1.3 से डिवाइड करना है। ये तो हमारे दाएं हाथ की छोटी उंगली पे रखे हुए नाखून का खेल है सर, ये तो हम बड़े आराम से कर लेंगे सर, ये छोटी सी बात कर दी आपने तो। लेकिन क्वेश्चन का प्यारा बनता जब मैं आपसे कहता कि सर इसमें वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालो और वेलोसिटी ऑफ ग्लास भी निकालो। ओ हो, अब कैसे करते? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर भी निकालनी है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास भी निकालनी है। इतने समझदार वाले बच्चे हैं, मैंने आंसर निकाल लिया होगा, जो नहीं निकाल पाए होंगे इधर देख लो। हाँ सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के संग आपने बताया, अभी अभी एब्सोल्यूट से बन सकता है। हाँ जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो हो गया, ये हो गया सी अपॉन वी डब्ल्यू। हाँ जी, तो वी डब्ल्यू हो गया सी अपॉन वी डब्ल्यू किधर भेजा, वी डब्ल्यू किधर भेज दिया, म्यू डब्ल्यू। ओके ओके सर, सी तो फिक्स है सर, सी तो फिक्स है, ओके। और म्यू डब्ल्यू, ओ हो 1.33, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है 1.33। बस सर वैल्यू डालनी थी, हाँ जी इतना ही करना था, बस इतना ही करना था। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होती है, वेलोसिटी की तो ऑब्वियसली बात है मीटर पर सेकंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट ही जाने वाला है, तो वहां पे कोई यूनिट नहीं आएगी। समझ गए इतनी बात को? समझ गए इतनी बात को? क्या बोलते हो, समझ गए इतनी बात को? क्या ऐसे ही तुमसे मैं अगर पूछता कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालो, तो तुम क्या बोलते हो मुझसे? इट इज व्हाट, सी अपॉन वी जी, म्यू जी, सी अपॉन म्यू जी। सी की वैल्यू पता है 3 की पावर 8, और म्यू जी का हमें कितना गिवन है वैल्यू, 1.50। 1.5 फिर तुम सॉल्व करते, तुम्हारा आंसर होता है 2.8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब क्या है कि वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब क्या, ये देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, इट मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर will decrease by 1.33 times देन द ओरिजिनल स्पीड दैट इज वैक्यूम। मतलब वैक्यूम से इतना कम हो जाएगा स्पीड। देखो यहाँ पे 3 था वैक्यूम में, अब वाटर में आते ही स्पीड कितना हो गया, 2.25 हो गया, मतलब 1.33 टाइम्स कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब लाइट रे ग्लास में ट्रेवल करेगी तो उसका स्पीड जो है वो 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं लाइट हूं, ठीक है, मैं 100 मीटर पर आवर से दौड़ रहा हूं, 100 मीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइट हूँ, मैं 100 मीटर पर दौड़ रहा हूँ, लेकिन एक भीड़ भाड़ वाली जगह आ गई जिसकी वजह से मेरी स्पीड आधी हो गई। आधी हो गई मतलब 100 से 50 हो गई, तो यही तो हुआ ना, यही तो हुआ ना, ये भीड़ भाड़ वाली जगह आई, जिसका जिसका भीड़ भाड़ का रेशियो 1.33 था, तो इतना टाइम से कम हो गई स्पीड, तो कितनी बची सर, 2.25 बची। आया, नहीं आया, आया, आया। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेशियोज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर बहुत प्यारा, आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए, समझ आ गया। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, अगर ये समझ आ रहा है तो मतलब मजा बन रही है, ठीक है। चलो अभी हम लोग अपने स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। आपको ये सब बता दिया गया है। हाँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 1 ही याद करो, 1.003 याद करने की जरूरत है नहीं, जस्ट 1, 1 इज मोर देन सफिशिएंट। अब इसको 1 ही याद रख लो, 1.00 के टर्म्स में याद रख लो। वाटर का जो होता है 1.33 होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। ग्लास का जो होता है 1.52 होता है, ठीक है, इन ऑर्डर, ठीक है, ऐसे याद रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर is what 1, refractive index of water is what 1.33। देखो ये एयर है, सबसे हल्की है ना, सबसे हल्की है ना, वैक्यूम वाला पार्ट, तो दोनों का स्पीड सेम है, कट गया, बिल्कुल कट गया। देखो हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सो हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, हाँ, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, 3 × की पावर 8 और 2.99 में फर्क होता है, ठीक है। चलो दैट इज वाटर का हो गया। सर ग्लास का कितना है,
तो ग्लास का है 1.5, ऐसे डायमंड का भी है बच्चों, डायमंड का होता है 2.4। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता होने चाहिए। वैसे तो आपको बुक में गिवन होंगे, बट आपको आने चाहिए भाई, यहाँ यार थोड़ा भी नहीं याद रखोगे गलत माल हो जाएंगी हमें। चलो, तो ये हम लोग याद भी रखेंगे। अब मैं तुमसे कहूँ कि इनमें सबसे डेंस कौन है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो सबसे ज्यादा डेंस है। डायमंड बहुत डेंस है यार, डायमंड तो कितना हार्ड होता है, हाँ कि ना। तो डायमंड इज द डेंस अमंग द फॉलोइंग। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वैसे तो, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का, मतलब जो वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये वेव का फॉर्म भी है लाइट, तो उसका वेव फॉर्म भी तो आएगा, वेलोसिटी भी तो आएगा। तो जो वेलोसिटी होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर चेंज नहीं होती है। याद करो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, कहता है ऑब्जेक्टिव आता है, कहता है बताओ चार में से कौन सा एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम चेंज होने पे चेंज नहीं होती। ऐसा क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, जो उसका सोर्स होगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे आप आपका सोर्स मम्मी पापा, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक इज डिफाइंड बाय बेसिस ऑफ मम्मी पापा। आप अलग अलग मीडियम में जाओगे, आप कोशिश करोगे कि आपकी सभ्यता, आपका आचरण, आपका इंट्यूशन, आपका ह्यूमन जो नेचर है वो चेंज ना हो। आप जानवर तो नहीं बनोगे ना यार, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, याद रखेंगे। तो आप कैसे हैं, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसी है, ये सोर्स पे डिपेंड करती है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अलग अलग मीडियम पे जाने पे कोई चेंज नहीं होते। बाकी हाँ सर, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, बाकी बहुत सारे फैक्टर चेंज होते हैं, बस उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मतलब सर अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, हटा देते हैं, तो v प्रोपोर्शनल है लेमडा के, v प्रोपोर्शनल है लेमडा के, v प्रोपोर्शनल है लेमडा के। सर अब तो और खेल हो गया, अब तो और खेल हो गया। मतलब सर एक रिलेशन और बन सकता है। क्या बन सकता है सर? इसको कॉपी करके लेके चलते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करके लेके चलते हैं। ओके, इसको रिलेशन याद था, ये रिलेशन, ठीक है, इसको नए पेज पे लेके चलते हैं। चलो नए पेज पे लेके चलते हैं, वहां पे देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ओके चलो, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो बात है ये, जो अपना स्नेल्स लॉ है, हमने पढ़ा अभी अभी, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर को कांस्टेंट के बराबर। एक एक फॉर्मूला दे रहा हूं बस, अब इस फॉर्मूले को लिख लो, याद कर लो, that's it that would be more than sufficient to solve all the problem based on the refractive index, velocities and wavelength and sine of the angles and reflection। सिर्फ एक फॉर्मूला सबको बता देगा, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर था, वो कांस्टेंट था। जो वो कांस्टेंट है वो रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, दैट इज सर म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्या है ये? रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें लाइट जा रही है। म्यू टू मतलब सर मान लीजिए पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या हुआ सर? अब जैसा भी है, ब्रेवर डेंसर जैसा भी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन रेशियो क्या बोला जाएगा सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन ऐसा बोल दिया गया उसको, दैट इज म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और हमने क्या पढ़ा अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी का उल्टा है, मतलब अगर म्यू वन नीचे है तो वी वन ऊपर आएगा। वेलोसिटीज आपस में ऊपर नीचे चलेंगी, इनवर्सली है। वी वन ऊपर आएगा और म्यू टू ऊपर है तो वी टू नीचे आएगा, दैट इज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और वेलोसिटी लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। सर वेलोसिटी लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, अगर वेलोसिटी बढ़ने पे लैम्डा बढ़ रहा है, तो मतलब सर एक और रेशियो लिख सकते हैं हम लोग इसको। एक ही फॉर्मूले में सब कुछ आ जाएगा, तुम परेशान ना हो ना, बस इसको ध्यान समझ लो। तो v वन अपॉन वी टू की जगह हम लोग लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज हो रही है ना। अब भैया इस फॉर्मूले को सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल लिखते हुए, और 2000 का नोट समझो इसको तुम, ठीक है। तो 2000 का ना समझो, 2000 का बैन हो गया है, तो उसको तुम 500 का नोट समझ लो भाई, सबसे महंगा नोट। या तुम इसको यूएस डॉलर मान लो, ठीक है। और इसको याद रख लो और इसको लिख भी लो कि ये है हमारा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे अब हम लोग आपस में तीन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, एंगल्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वेलोसिटीज को और वेवलेंथ को। हमें कोई भी दो चीज पता होंगी, हम लोग बाकी चीज को निकाल लेंगे। क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब डिपेंड किस पे करता है। खत्म होने वाला है टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आगे चलने वाले हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे पहला है नेचर ऑफ द मीडियम, जैसा मीडियम होगा वैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मीडियम अगर डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम अगर रेयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। फिर करेगा फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर कहता है। अब
याद रखना, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पे, विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑल्सो इंक्रीजेस। सर टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से स्पीड और ज्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल का मोशन बढ़ जाता है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो मीडियम और फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, सर स्पीड बढ़ने पे पता है आपको, जिसमें स्पीड ज्यादा है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। आपने पढ़ा ना, जैसे लाइट में हम लोग बात करें अगर एयर की, तो एयर या वैक्यूम में लाइट सबसे फास्ट जाती है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसीलिए 1 है। 1 इज द कम, सबसे कम, 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में क्या होगा, 1 में क्या होगा सर, अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम की, तो ऊपर भी सी और नीचे भी सी, क्यों, क्योंकि वैक्यूम ही तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, सी से सी कट जाने पे आ जाएगा 1, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता है, 1 से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जो सबसे हाईएस्ट पढ़ा है डायमंड पढ़ा है, दैट इज 2.42, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2.42, हमारे अभी रिस्पेक्ट में, हमारे नॉलेज के लिए हमें इतना याद रखना है, ठीक है। चलो ओके, और भी फैक्टर है सर, हाँ जी, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब कलर और वेवलेंथ भी करेगी, किस कलर की लाइट है और क्या उसकी वेवलेंथ है, हमने पढ़ा है अभी अभी, जिसका कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अरे सर 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 साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आया था म्यू 2 अपॉन म्यू 1 के, फिर v1 अपॉन v2 के, फिर λ1 अपॉन λ2 के। अगर λ1 ज्यादा है तो क्या म्यू 2 ज्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब सर λ1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उल्टे हैं ना, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था ना, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उल्टा ही है ना ये। अगर ये उल्टा है, मतलब इनवर्स है, तो जहां पे वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। नहीं आया, नहीं आया, आएगा आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, फॉर दैट रीजन अगर कलर अलग अलग है तो उसकी स्पीड भी अलग अलग होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि रेड और वॉयलेट, ठीक है, देखते कौन बता पाता है, इन दोनों में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। कमेंट कर देना, अगर अगर आ जाए, अगर आ जाए, अगर आ गया तो मैंने पता चल जाएगा, मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक हिंट दे देता हूं कि वेवलेंथ जो ज्यादा है वो रेड की है। रेड एक बहुत लंबी वेव है, मतलब आराम आराम से चलती है, देखो आराम से वेवलेंथ, ये है उसका वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक का वेवलेंथ है। वहीं पे जो वॉयलेट है वो भैया बहुत तेज तेज भागती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट हैज मोर फ्रीक्वेंट ऑर्डर, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ है वो यहां से लेके यहां तक होने वाला है, या फिर दो क्रस्ट के बीच में डिफरेंस होने वाला है। एक वेवलेंथ, एक ऊपर वाला टोपा और एक नीचे वाले टोपे को मिला के होता है, ऊपर वाला सर्किल और नीचे सर्किल मिला के होता है। तुम लोग साउंड पढ़ के आ रहे हो, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं। अब तुम बताना, तुम्हें बताना है कि किस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, रेड में कि वॉयलेट में। तुमको मैंने वेवलेंथ बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन बताना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। चल ओके, अरे नीचे लिखा था क्या, अरे नीचे लिखा है क्या, ओ भाई, ओ भाई, चलो ठीक है, कमेंट देखता हूँ मैं, कमेंट देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, पता लगेगा तुम कितना सीरियस हो। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 जो मीडियम है, जिसको तुम ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। अब ये समझने की सर ऐसे ही क्यों लिखा है, नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे लिखा हो, देखो तुमने पढ़ा ना अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 पढ़ा हम लोग ने, तो दैट इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो इससे कंफ्यूज ना होना, देखो लिखने के अलग अलग मेथड है यहाँ पे, हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। जैसे जब यहाँ पे लिखा हुआ है μ1 2, तो उसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ये ऐसा है μ1 2, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। ऐसे लिखता हूं मैं, अगर μ2 1, तो उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो जो पहले है वो ऊपर ही आने वाला है इसमें, ठीक है, ओके। चलो हमने क्या पढ़ा कि ये 1 2 ये 2 1 का उल्टा रेसिप्रोकेट होता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का अगर अगर लाइट गई और लाइट उसी पाथ पे आ गई, इसका मतलब क्या है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 हो गई। अब हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब। आराम से ध्यान से समझते हुए चलते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा वो थोड़ा लेक्चर, हाँ थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर अपना, ओके। टॉपिक बड़ा है ये, और मैं नहीं चाहता कि मैं हड़बड़िए पढ़ाऊँ इसको, मैं बहुत डीप आराम से इत्मीनान से पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। चलो अब एक ग्लास से अगर लाइटर जाती है तो हाउ इट बिहेव लाइक उसका रिफ्रैक्शन कैसा होता है उसकी बात करते हैं। चलो मान लेते हैं लाइट ने एंटर करा है इस ऑरेंज वाली सरफेस से, ओके। अच्छा अभी के लिए ऊपर एयर होगा, ये ग्लास है पूरा, है ना, ये ग्लास है अपना, इसके साइड्स को हम लोग ने कलर कर दिया, क्या कलर दिख रहा हो, ये ग्लास बना हुआ है अपना, ठीक है।
और नीचे भी एयर होगा इसके, मतलब एक पीस रखा है, इसके ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, बीच में ग्लास है। हमने कहा लाइट आ रही है मटकती हुई, सरफेस पे एंटर करी, पहली सरफेस पे हमारी, ठीक है, ये एंटर करी, हमने बनाया पहले नॉर्मल इसका, और ये वाला हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने कहा अब लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में जाने का मतलब है सर रेयर से डेंसर में जाना, रेयर से डेंसर का मतलब है स्पीड का कम होना, स्पीड का कम मतलब पास आना, मतलब जो लाइट आएगी हमारी वो पास आ जाएगी। चलो रेड पेन से थोड़ा पास ले आते हैं इसको, ठीक है। मतलब कहने का था कि अगर 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 ये ना होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती कुछ ऐसे, थोड़ी सी हो सकता है बेंट हो जाए, लेकिन मोर और लेस कुछ ऐसे ही जाती। दूर से देखने में बड़ी टेढ़ी लग रही है, तो थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ऐसा ये स्ट्रेट जा रही थी, ओके मान लेते हैं, हल्की सी बेंड हो गई है, जो रेड वाली लाइन है बेंड लाइन है, ये आ रही है आ रही है आ रही है, सेकेंड सरफेस पे जाके लड़ी, यहाँ बनाया हमने नॉर्मल, और अब ये हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए सेकेंड सरफेस का इंसिडेंट एंगल, बोलो हाँ कि ना। ये हो गया था हमारे लिए रिफ्रैक्शन एंगल, और ये सेकेंड सरफेस का इंसिडेंट है। बट लेट मी टेल यू भाई, भाई ये जरा नॉर्मल वन और नॉर्मल टू को देखो, नॉर्मल वन और नॉर्मल टू को देखो, और ये जाती हुई लाइन रेड वाली देखो बीच में ट्रांसवर्सल, क्या दिख रहा है कि जो ये एंगल है वो इसके बराबर होगा। भैया ये दोनों लाइन जो N1 N2 है ये पैरेलल नहीं है का, ये पैरेलल नहीं है का, तो ये ट्रांसवर्सल बनी ना, तो बीच वाला एंगल सर, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा मेरी जान, ये भी क्या होगा, जो ये एंगल बन रहा है ये भी आर ही होगा। अच्छा अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर जा रही है लाइट रे, ग्लास से एयर जाने का मतलब है अब जो लाइट रे है, अब जो लाइट रे है वो जाएगी डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर मतलब सर अवे, कहाँ जाएगी, नाउ दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहाँ जाएगी, अब जाएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोलने का मतलब है कि सर ये लाइट रे ऐसे जा रही हैं कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल अपीयर होंगी, दे विल गो पैरेलल टू ईच अदर, द लाइट विल गो पैरेलल टू ईच अदर। जो ये लाइट रे होती है जो निकल रही है इसको बोलते हैं बच्चों इमर्जेंट रे, व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, निकलने वाली लाइट, तो लाइट निकल गई आखिरी में उसको इमर्जेंट रे, और जो उसका एंगल है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस, इमर्जेंट रे निकल गई और जो एंगल बना रही उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या हुआ सर, लाइट आई थी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई पहले क्योंकि रेजर डेंसर में आई थी, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, जो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ इमरजेंस। लेकिन लाइट रे अपने पास से शिफ्ट हो गई है, देखो आ ऐसे रही थी और जा ऐसे रही है, तो ये क्या है सर, ये बीच में इनका शिफ्ट है, क्या है, शिफ्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट। कितना लाइट रे अपने पास से शिफ्ट हुई है, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट। भाई साहब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को आते हैं, कहता है ड्रॉ द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, वो कैसे होगा आपको तो दिखाना पड़ेगा, सारे एंगल्स मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो इसका एक फेयर डायग्राम बना है, उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। सर ये लाइट रे आ रही, हाँ की ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल गई, सर फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, लेकिन जो आने वाली लाइट रे थी और जो जाने वाली लाइट रे देखो ध्यान में आपस में वो पैरेलल है, इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सर ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, ये भी आर, ये भी आर, नॉर्मल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट वाला नॉर्मल, यार रे ना भूलना, कौन कौन सी बहुत मारूंगा मैं, वहीं आगे मारूंगा अगर रे भूल गए तो, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। और ये निकले रहे रे इमरजेंट रे, इमरजेंट से जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इमरजेंस बन गया, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मल्टीपल इमेज थ्रू ग्लास प्लेन, अगर ऐसे ही एक ग्लास प्लेन रखा हो तो उससे मल्टीपल इमेज बनती है, देखते हैं कैसे। भाई साहब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये लाइट रे गई छटाक से पड़ी, लेकिन अब क्या हुआ, दो चीजें हुई सर, ग्लास प्लेन से कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइट रे रेयर से डेंसर में गई तो बेंड हो गई अंदर की तरफ। सर ये बेंड वाली फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर आगे गई, इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, तो ये सर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से देखो ध्यान से अगर मैं इनको पीछे मिलाता जाऊं तो बहुत सारी मल्टीपल इमेज बन रही हैं, I1 I2 एंड I3। दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वन ग्लास सरफेस। तो इसमें होता क्या है, जो पहले वाली होती हैं उनकी इंटेंसिटीज डिफरेंट होती हैं दूसरी और तीसरी वाली इमेजेस से, देयर इज अ डिफरेंस इन द इंटेंसिटीज, क्योंकि लाइट रे अभी ज्यादा बार बढ़ती जाएगी तो वो लेस डेंस होती जाएगी, लेस ब्राइटनेस होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमसे, दैट इज व्हाट मल्टीपल इमेजेस थ्रू द ग्लास
प्लेन, एक ग्लास प्लेन रखा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई बन रही, क्यों? क्योंकि सर कुछ लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही तो अंदर जा रही है वो रिफ्रैक्ट कर रही है, और जो बाहर निकल जा रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन जो लाइट रे अंदर से जा रही है फिर दोबारा से उधर जा रही है, ध्यान से देखो वो रिफ्लेक्ट बैक ही कर रही है, फिर दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्ट कर रही है। तो मीडियम पे चेंज होने पर रिफ्रैक्शन और अंदर अंदर रिफ्लेक्शन, दोनों के फिनोमेना से वैसे बहुत सारे इमेजेस देखने को मिलते हैं। अब आगे हमारा नया टॉपिक जो कि है प्रिज्म। सर ये क्या होता है? एक पिरामिडिकल शेप होती है, दिखा देता हूं मैं आपको, मेरे पास रखा हुआ है प्रिज्म। कहां गया? मेरे पास था प्रिज्म मेरा। ओ भाई शायद मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैं दूसरी क्लास में उसको रख के आ गया हूं। चलो अभी के लिए समझो। दिख रहा है ऐसा? टेंट देखा है? टेंट देखा है? टेंट 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 टेंट, रुके हो? भालू आया? नहीं, अच्छा। टेंट देखा है तो टेंट की तरह ही होता है, इधर और इधर ये अपनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स होती हैं, ठीक है। आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक जो है ये अपना ट्रायंगुलर होता है, और नीचे जहां सोते हैं हम लोग, है ना, वो अपना स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट द प्रिज्म लुक लाइक। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगुलर सरफेस है, दिख रही होंगी, है ना। ये अपनी पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल सरफेस, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ठीक है, कलर चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें। हियर यू हैव योर रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ठीक है, पैरेललोग्राम बोल सकते हो आप। जो बेस बनेगा, जो बेस बनेगा ये वाला, जो बेस बनेगा, दिस इज व्हाट, रेक्टेंगुलर एट द बेस। चीज हम लोग सोते हैं, अगर हम लोग टेंट की बात कर रहे हैं एज अ रेफरेंस फ्रेम तो। लेकिन हमें ट्राइंगल को देखना कैसे? हमको उसको फ्रंट व्यू से देखना है, तो ये वाला व्यू है इसका, इसका फ्रंट व्यू है, हमको इसके इस वाले व्यू से ऑब्जर्व करना है, इस वाले व्यू से, तो हमको ये ट्राइंगुलर दिखेगा और हमें इसी का काम है अभी, ठीक है। चलो आओ इसको अलग करते हैं हम लोग, और अब देखते हैं कि प्रिज्म से कैसे लाइट रे डेविएट होती है। अलग अलग सबसे देखना है भाई। देखो अभी क्या देखा, पहले ग्लास सरफेस देखा, अब प्रिज्म देख रहे हैं, अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेट्स सी दैट। ओके, हमने कहा चलो पहले एक सुंदर सा प्यारा सा प्रिज्म बनाते हैं और फिर उसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखते हैं। हमने कहा ये रहा अपना प्रिज्म, लेट्स से द नेम ऑफ द प्रिज्म इज ए बी एंड सी। रामू श्यामू घनश्यामू भी हो सकता था, लेकिन हमने इजी करने के लिए उसको भी ए बी एंड सी बोल दिया है। हमने कहा एक सुंदर सी प्यारी सी लाइट रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, और इस सरफेस जाके इंसिडेंट हुई, हमारी ए बी सरफेस जाके इंसिडेंट हुई। हमने कहा ओके ये इंसिडेंट तो हो गई, लेकिन सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा, इट इज टू फाइंड द नॉर्मल। भाई थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि पूरे वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज तुम्हें पता है फिर तुम देखोगे नहीं, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तुम कहोगे अरे सर छोटा वीडियो है किसी और का, हम वो देख लेंगे। वो बात लगे तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर जल्दी लगे तो थोड़ा सा स्लो या डबल बार देख ले रहा उसको रिपीट करके। अब भैया ए बी सरफेस है, लाइट रे ऐसी जा रही है, हमने कहा सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमको, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी लाइट रे बनाओ भैया तो एंगल क्या बन रहा है वो देखने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हमने कहा अगर ये सरफेस ऑफ इंसिडेंस है हमारी, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ये होने वाली है। क्या बोला मैंने? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर ये मेरी सरफेस है, अगर ये मेरी सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ये होने वाली है। हाँ की ना? हाँ की ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन तो सर ये हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई भाई, हो गई, हो गई है, हो गई है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये हो गई है ना। हाँ, ये वाली इस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो क्या ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसको फेस कर रही है और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। हाँ की ना? हाँ की ना? और सर है क्या? अब जो प्रिज्म है अंदर तो ग्लास से बना हुआ है, अंदर तो ग्लास बना है सर, लेकिन बाहर और बाहर तो एयर और एयर है ना। इधर वाला पूरा मीडियम एयर, इधर वाला पूरा मीडियम भी एयर होने वाला है। हाँ की ना? तो अंदर और बाहर तो सिर्फ एयर ही और एयर है, लेकिन क्योंकि लाइट रे सर अभी ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बेंडिंग भी होगी। अब लाइट रे का एयर से ग्लास में ट्रेवल करने का सीधा सीधा मुद्दा क्या है कि लाइट रे हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जा रही है, तो हल्के से भारी, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, दिस लाइट रे वुड हैव गॉन लाइक स्ट्रेट इन दिस वे, लेकिन ये बेंट हो गई कहां पे? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल, ये जा रही थी नॉर्मल, इधर है नीचे की तरफ, बेंड हो गई, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो नॉर्मल ये था, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, N1 बोल देते हैं इसको, ये नॉर्मल है। देखो नॉर्मल की तरफ आ गई, जा रही थी ऐसे, नॉर्मल की तरफ झुक गई है, नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। कैन यू ऑल ऑब्जर्व दिस? हाँ, अंदर तो स्ट्रेट जाएगी क्योंकि ग्लास है, लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट आने वाला है मेरे दोस्तों, क्योंकि अब लाइट रे सेकंड मीडियम पे जाके इंटरफेस कर गई है, सेकंड सरफेस पे, दैट इज व्हाट, BC सरफेस। अब दोबारा से बेंडिंग, अरे सर इतनी बेंडिंग हो रही है,
हो तो रही है बाबू, लेकिन समझनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होने वाली है, ये सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होने वाली है। तो हमने एक नॉर्मल इधर भी ड्रॉ कर दिया, दैट इज N2, दैट इज N2, दैट इज N2। हमने कहा अच्छा, अच्छा, ग्लास से एयर में जा रही हो, डेंसर से हल्के में जा रही हो, मतलब बढ़ाओगी स्पीड को। स्पीड को बढ़ाने का मतलब है दूर जाना चाहती हो तुम हमसे। दूर जाने का मतलब है अब तुम नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन तुम नॉर्मल से दूर चली जाओगी, तब तुम अब डेविएट हो जाओगी फार्दर फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये होता है हमारा पूरा प्रिज्म के थ्रू लाइट का डेविएशन फ्रॉम द सरफेस। अब कुछ एंगल की बात कर लेते हैं सर। सर ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग, हमारा प्यारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं सर? प्रिज्म का एंगल है ये, तो क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ये वाली लाइट रे आ रही है, जो आने वाली लाइट रही है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के संग। और जो जाने वाली है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बुक्स में इसको बच्चों R1 बोल देते हैं और इस वाले को R2 बोल देते हैं, R1 एंड R2। और जो निकल गई उसका नॉर्मल से एंगल, उसको इमर्जेंट रे है ना, तो एंगल ऑफ इमरजेंस, वही वाला ग्लास वाला इमर्जेंट रे, तो एंगल ऑफ इमरजेंस। अब दो बातें बहुत ध्यान समझना, दो बातें बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, इधर 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 ही देखो बस, इधर ही देखो बस, अब कहीं और देखना नहीं। हाँ देखो, ये वो लाइन थी जो आ रही थी, ये वो लाइट है जो जा रही है। अगर मैं इसको पीछे ले आऊं, अगर मैं इसको पीछे ले आऊं, तो ये एक पॉइंट मिलेंगे, बोलो हाँ कि ना? क्या आप लोग को दिख रहा है कि लाइट रे जा ऐसे रही थी और निकल ऐसे गई है? मतलब अगर ध्यान से देखो तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इतना लाइट ये बेंड हो रही है, यही तो लाइट डेविएट हो रही है अपने पास से। डेविएट मतलब इतना सा, जो ये वाला एंगल है, इतना लाइट रे डेविएट हो रही है, मतलब ये एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट अपने पास से कितना डिवाइड हो गई सर? जाने वाली ये है और निकलने वाली ये है, तो क्या यहां से यहां में लाइट इतना डेविएट नहीं होगी अपने पास से? क्या ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है इतना? ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, इतना लाइट डेविएट हो गया वहां से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखेंगे सर, हाँ जी सर, डेविएशन याद रखेंगे। अब ये बहुत सारे एंगल्स हैं जहाँ पे मार्क्स हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ना आया हो तो इसको एक बार दोबारा से देख लो। इंसिडेंट रे सर, रिफ्रैक्टेड रे सर, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो पहले सरफेस के लिए है, और एंगल ऑफ इमर्जेंट इसको E या फिर I2 भी बोलते हैं। सर ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म A। बस इतनी सी बात थी, सारे एंगल समझ आ गए। दो रिलेशन भी है, याद रखना, जो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दो इंटरनल के बराबर होता है, इनको डेल्टा 1 डेल्टा 2 बोलते हैं। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन इसके बाद का जो रिलेशन है दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाला एंगल ए, ये R1 प्लस R2 के बराबर होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो R1 प्लस R2 के, इसकी प्रूविंग हुआ करती थी सिलेबस में, प्रूविंग नहीं है लेकिन फॉर्मुला से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूं। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द सम ऑफ R1 प्लस R2। और अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन ऐड कर दूं तो बन जाता है I1 प्लस I2। क्या बोला? एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन मेक्स I1 प्लस I2। ठीक है, इसकी एक कंडीशन और है मेरे बच्चों। दो फॉर्मूले याद रख लिए हमने, दो फॉर्मूले क्या सर? हमने पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर ऐड कर दें तो I1 I2 कौन से थे? ये I1 और ये वाला I2। इमरजेंसी बोल सकते हो, ई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने का बस नाम है उनका, ठीक है? और ऐसे ही ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो R1 प्लस R2। R1 कौन सा था? ये वाला। R2 कौन सा है? ये वाला। इनके सम के बराबर है। सर एक कंडीशन इसकी है मिनिमम डेविएशन की, ठीक है? वो देख लो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कब लाइट रे को बोला जाता है कि वो मिनिमम डेविएट हुई है, और उसका फॉर्मूला और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट रे का मिनिमम डेविएशन का केस जो होता है बच्चों, उसमें हम लोग मानते हैं कि जो I1 और I2 है ये बराबर है। मतलब अगर हमें लाइट को सबसे कम से कम डेविएट करना है, कि कम से कम ये एंगल हो, डेविएशन कब से कम हो, तो I1 और I2 को बराबर होना पड़ता है। तो ये वाला एंगल है इमर्जेंट, इंसिडेंट और इमर्जेंट को बराबर होना पड़ता है। अगर ये बराबर है तो हम लोग इनको I बोल देते हैं, लेट्स कॉल देम एज I। तो क्या हो जाएगा? जो A प्लस डेल्टा होगा अपना, वो I प्लस I मतलब 2I के बराबर हो जाएगा। तो I की वैल्यू यहां से A प्लस डेल्टा बाय 2 आ जाती है, ठीक है? अब दोनों रिलेशन इधर बन जाते हैं हमारे, और इसका एक ग्राफ भी है बच्चों, जो ग्राफ है हमारा आई और डेविएशन के बीच में, आई और डेविएशन के बीच में, जिसमें जो ग्राफ है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अरे
अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे, जो ग्राफ है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज व्हाट एज कॉल्ड एज द मिनिमम डेविएशन एंगल। दिस पॉइंट इज द मिनिमम डेविएशन एंगल, दैट इज द ग्राफ बिटवीन द डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलो बुक्स में एक बार देखेंगे ध्यान से भाई, इसको हाँ, छोड़ेंगे नहीं इसको। अब हमारे पास टॉपिक जो है वो है एपरेंट डेप्थ का। हमने कहा ठीक है, मतलब आपने सर कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो वो ऊपर दिखेगा, समझ आता है मुझे। पानी में ऑब्जेक्ट को रखा है, पानी अपनी सरफेस से ऊपर दिख रहा है, पानी नहीं, ऑब्जेक्ट अपनी सरफेस से ऊपर दिख रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे है, इसका मतलब है कि वो अपनी रियल पोजीशन से कहीं और आ गया है, जिसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। और वो एपरेंट पोजीशन और एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं और उसका रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखो। चलो एक रे डायग्राम समझते हैं। हाँ भाई, रे डायग्राम बहुत है, इसमें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कोई मिस ना करना, ठीक है। मान लो एक समुद्र में मछली है, ठीक है, या फिर एक एक कॉइन रखा हुआ है, एक पानी के सरफेस पे कॉइन रखा हुआ है, ओके। फॉर से अभी ये जो हाइट है, ये जो डेप्थ है इसकी, ये रियल डेप्थ है। क्या ये रियल में इतनी दूर? हाँ ये रियल पे है, रियल पे यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोग मान लो इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग द कॉइन फ्रॉम हियर, बट द बीकर इज फिल्ड विद वाटर। इसमें क्या भरा हुआ है सर? इसमें पानी भरा हुआ है। बीकर इज फिल्ड विद वाटर। हमने कहा अगर हमें इस कॉइन को देखना है तो इस कॉइन से लाइट लड़के हमारी आंखों तक आनी चाहिए, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। मतलब लाइट रे यहाँ से हमारी आंखों तक आ रही है, लेकिन सर होगा क्या कि ये तो वाटर है और इसके ऊपर एयर होगा, तो मतलब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के मारे बेंडिंग हो जाएगी। इस सरफेस बनाएंगे नॉर्मल, जो कि इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, दैट इज डेंसर टू रेयरर। आराम से भाई समझेंगे, हाँ, कंसंट्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए अभी भी, सारे बच्चे साथ में। डेंसर टू रेयर मतलब है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही होगी, तो लाइट रे है सर ये बेंड होके दूर चली जाएगी। दूर जाने का मतलब है कि ये अब अपने रियल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अगर हम इसको यहां से देखें तो जो ये लाइन है जो गई है, इसको पीछे बढ़ाने पे जहां पर भी स्ट्रेट ये आके ऊपर दिखेगी हमको, हमको ये कॉइन वहां पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग लाइट रे को स्ट्रेट पाथ में देखते हैं, हम बेंट फॉर्म नहीं देखते उसका। तो हमारे पास जो लाइट रे आ रही होती है, हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल सीधे पर है, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन भी, कि ऑब्जेक्ट जहां पर है वहां ना दिख के उसके ऊपर दिख रहा है। और जो ये शिफ्ट है बच्चों, जितना वो ऊपर आ गया, या फिर या फिर जितना वो नीचे से अपने पोजीशन को चेंज कर चुका है, इसको बोलते हैं उसकी एपरेंट शिफ्ट। क्या बोलते हैं? एपरेंट एपरेंट पोजीशन बोल दो इसको अभी आप, एपरेंट पोजीशन बोल दो इसको आप, ठीक है। अभी इसको इसको ना देखो, अभी इसकी पोजीशन को बोल दो, ये उसकी रियल पोजीशन थी, ये वाली रियल पोजीशन है, और ये वाली क्या है उसकी एपरेंट पोजीशन। मतलब यहाँ पर उसको अपीयर हो रहा है, यहाँ पर है नहीं, तुम हाथ डालोगे यहाँ पे नहीं मिलेगा तुमको, इसीलिए तो पेंसिल बेंड दिखती है भाई, क्योंकि वो उसका एपरेंट फॉर्म है। वो बेंड थोड़ी ना बाहर निकालोगे सीधी दिखेगी मेरे भाई, आगी ना। अच्छा सर ये क्या है, ये कौन सी डेप्थ है जहां पर हमको दिख रही है? इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। मतलब वो कितनी कितनी डेप्थ पे है अभी, जहां पे हमको दिख रही है नहीं, दिख रही है, दैट इज एपरेंट डेप्थ। जहां पे वो थी वो उसकी रियल डेप्थ जहां पर वो है ओरिजिनल में, जहां दिख रही है वो उसकी एपरेंट डेप्थ। अगर हम लोग सर रियल डेप्थ में एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दें, रियल डेप्थ में माइनस कर दें एपरेंट डेप्थ को, क्या कर दें, रियल डेप्थ में एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा शिफ्ट। क्या मिल जाएगा? शिफ्ट की, वो लाइट रे शिफ्ट कितनी है, वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना हुआ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है नीचे से कितना ऊपर आया, वो क्या है उसकी, वो है उसकी शिफ्ट, कि वो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर आया, दैट इज इट शिफ्ट। दोबारा से देखते हैं, हमने कॉइन यहाँ पर लाइट रे गई, अवे चली गई, अवे आने से जो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी वहां पर हमको दिख रही है, वो उसकी बन गई एपरेंट पोजीशन। तो उसकी डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एपरेंट हाइट, रियल वाली रियल हाइट, इनका माइनस करेंगे, रियल से एपरेंट को माइनस कर देंगे तो शिफ्ट आ जाएगा। यहाँ पे थी, यहाँ पे दिख रही है, तो ये क्या है हमारा, ये शिफ्ट है। यहां से ऊपर तक रियल वाली हाइट, यहां से यहां तक की एपरेंट वाली हाइट। सिंपल सिंपल बात है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये एपरेंट डेप्थ निकाली कैसे जाए और ये शिफ्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव, बहुत सिंपल सा है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस 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 बस। अगर हम लोग रियल डेप्थ को मान लो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ में भी रियल डेप्थ तो एक्स ही हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस एक्स अपॉन म्यू। क्या है सर? रियल एपरेंट डेप्थ क्या थी?
रियल डेप्थ अपॉन म्यू, मान लो रियल डेप्थ x है, x हाइट पे है हम लोग सरफेस से, तो x माइनस x अपॉन म्यू। हाँ कि ना, अगर हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लें, क्योंकि x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है, तो x हट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे x की जगह बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन म्यू बचेगा। दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ रियल डेप्थ। रियल डेप्थ x माना आप h भी मान सकते हो, इसको हाइट भी मान सकते हो, ठीक है। जो भी गिवन होगा हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं एक फिश जो है वो 5 मीटर समुद्र के अंदर दिख रही है अपने को, है दिख नहीं रही है, ये उसकी रियल डेप्थ है, ये उसकी रियल डेप्थ है 5 मीटर, ठीक है। और पानी है, मान लेते हैं जो वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.33, यूनिट नहीं होती है इसकी, ठीक है, वो है 1.33। हमें बताना है पहले तो इसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा, हमें इसका एडी निकालना है। आरडी पता है, रियल पता है, हमें एडी निकालना है। हम कैसे निकालेंगे एडी निकालने के लिए? सर रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देते हैं। हाँ की ना, आ गया, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आप कर लेना, ठीक है। हमने कहा एपरेंट डेप्थ तो मिल गया अपने को, मीटर में आ जाएगा वैल्यू ये, लेकिन अगर हमको शिफ्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सर शिफ्ट के लिए रियल डेप्थ पता था हम लोग को 5, माइनस कर देंगे जो भी आंसर आएगा, या फिर जो अभी लिखा हुआ माइनस कर देते हैं, 5/1.33 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना वो शिफ्ट हो गई है अपनी पोजीशन से। बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों को डिफिकल्ट पता नहीं क्यों लगता है, वो रे डायग्राम बना पाते हैं इसका, और आता है भैया कि कॉइन पानी के अंदर है उसका रे डायग्राम बना के दिखाओ, या फिर फिश पानी के अंदर है वो कैसी दिखेगी बाहर से, एक फिशरमैन को वो बना के दिखाओ, इसका फिगर आता रहता है, अलग अलग टर्म से पूछेगा लेकिन मतलब उसका एक ही होता है। चलो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हमको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना है, और उसके बाद बचेगा हमारे पास प्रिज्म के अलग अलग रे डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं। दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑलरेडी 1 आवर 5 मिनट्स, 15 मिनट 10 मिनट और लगेंगे। चलो देखते हैं भाई, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही कुछ फिनोमेना हैं जिसकी वजह से कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे कि अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब होता क्या है भैया, जहां पर सन है उसके बीच में भी तो बहुत सारी लेयर्स हैं भाई साहब। देखो ये अर्थ है, ये सन है, अब सन के हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, अलग अलग लेयर्स हैं जिनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं। बोलो हाँ कि ना? तो जब लाइट रे आएगी तो यहीं बेंड होके आएगी यार, पार्शियलिटी थोड़ी ना करेगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है तो बेंडिंग तो यहाँ पर भी होगी। तो जब लाइट रे आती है तो एक्चुअली में वो ऐसे बेंड होके आती है। मान लो हम यहाँ पर है, मान लो हम लोग अभी यहाँ पर है, ठीक है, वी आर समवेयर हियर, वी आर समवेयर हियर, वी आर समवेयर हियर, और लाइट रे जो हम लोग देख रहे हैं वो हमको ऐसे बेंड होती हुई दिख रही है। हमें क्या लगेगा कि हमें लगेगा कि लाइट रे जो हमारे पास आखिरी में आई है वही थी, तो हमें लगेगी कि स्ट्रेट आ रही है, हमें लगेगा ये स्ट्रेट आ रही है। तो एक्चुअली में जो सन यहाँ पर है ये उसकी रियल पोजीशन है, लेकिन हमको यहाँ पे दिखेगा उसकी एपरेंट पोजीशन पे। और ऐसा हर दिन होता है यार, 2 मिनट का डिफरेंस होता है उसकी रियल और एपरेंट पोजीशन में। 2 मिनट बाद एक्चुअली में वहां पर आएगा वो, हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है। दिखता है मतलब है नहीं, दिख रहा है, सिर्फ भ्रम है ये। तो आप जो 2 मिनट का टाइम मांगते हो पेरेंट्स से कि 2 मिनट और सोना है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऐसे ही होता है डिलेड सनसेट। अब सनसेट के टाइम क्या होगा, ये सनसेट के समय जब सन डूब जाएगा तो हमें उसकी लाइट रे ऐसी आती हुई दिख रही होगी, हम कहेंगे सीधी आ रही है, तो हमको वो यहां पे दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब वो डूब भी जाएगा तब भी हमको ऊपर दिख रहा होगा। तो डिलेड सनसेट हो चुका है लेकिन हमें डिलेड दिख रहा है, हमें तो ऊपर दिख रहा है अभी, अभी तो वो नीचे गया ही नहीं है हमारे लिए। हाँ कि ना, जब वो हॉराइजन से नीचे जाएगा तब हमको वो अंधेरे में दिखेगा, नहीं दिखेगा तो हम कहेंगे सनसेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, लाइट उससे बेंड होके आ रही है, क्योंकि उसके भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, याद रखेंगे। तो सबसे नीचे अपने पास लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, सबसे भारी है वो लेयर, ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसके ऊपर वाले का थोड़ा कम, इसके ऊपर वाले का और भी कम, और भी कम। लाइट जितनी बार आ रही है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर हैं, हमको लग रहा है लाइट रे ऐसी आ रही है, हमको ये स्ट्रेट दिखेगी, हमें यहाँ पर दिखेगी, हमें ये यहाँ पर दिखेगी। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर की लेयर से जब लाइट रे आ रही है तो बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, जिसकी वजह से हमको जो ऑब्जेक्ट जहां है वहां नहीं दिख रहा है, चाहे वो सन हो या फिर वो स्टार्स हो। भाई साहब स्टार सेलेस्टियल बॉडी है, उनकी भी खुद लाइट है, वो भी तो अपनी लाइट को थ्रो करके हम तक भेज रहे हैं, लेकिन उनका भी हमको रियल पोजीशन नहीं। अगर कोई स्टार भाई साहब यहां पर है, हम यहां पर हैं,
तो लाइट रे जो आ रही है वो बेंड होके आ रही है, तो हमको क्या लगेगा कि वो स्टार यहाँ पर है, हमको उसकी एपरेंट पोजीशन दिखती है, ठीक है। और ट्विंकल क्यों करते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाई द स्टार ट्विंकल। एपरेंट पोजीशन समझ आ गई कि वो जहां पर है वहां पर नहीं है, एक्चुअली में वो हमें कहीं और दिख रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से लाइट बेंड होके आ रही है। कीवर्ड क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कीवर्ड क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। हमें ये बात समझ आ गई। इस वर्ड को नहीं लिखा तो भैया मार्क्स जाएंगे, बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि आपको ये लिखना ही लिखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है। लेकिन ट्विंकलिंग क्यों हो रही है सर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों पढ़ाई गई हमको बचपन में, एपरेंट पोजीशन समझ आ गई क्लास 10 में आके, लेकिन सर एलकेजी यूकेजी में ही पढ़ ली थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब द वर्ड सो हाई है, वो कैसे हुआ है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। जब लाइट रे ट्रेवल करके आ रही है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो बेंड हो रही है, लेकिन उसके संग हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रेस्ट पे नहीं है, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। और अर्थ का जो मोशन है उसकी वजह से उसके एटमॉस्फेयर का भी मोशन है, हमारा एटमॉस्फेयर रुका हुआ है, वो भी तो मूव कर रहा है हमारे अर्थ के साथ, हाँ कि ना। एटमॉस्फेयर के कांस्टेंट मोशन के संग जो रिलेटिव पोजीशन है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द पीरियोडिक ऑर्डर, जिसकी वजह से जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। दैट इज क्या बोलेंगे, दैट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ द अर्थ सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ विच वी सी द मल्टीपल इमेजेस इन द पीरियोडिक ऑर्डर। दैट इज व्हाई द स्टार सीम्स टू बी ट्विंकलिंग, ठीक है, दैट इज व्हाई स्टार सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। जो मैंने बोला है इसको लिख लो, ठीक है। स्टार ट्विंकल ऑन द अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन मेनी टाइम्स बिफोर रीचिंग टू द अर्थ, एंड द एटमॉस्फेयर इज आल्सो इन the constant motion because of which it seems to be twinkling। इससे हुआ apparent position और इससे motion से हो गई उसकी twinkling, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ओके। ये भैया रे डायग्राम आपको याद रखना है, बनाने को भी आना है, इंसान बनाना है आपको, यू कैन मेक अ डमी इंसान, ठीक है। अब इंसान न बनाने बैठ जाना वहां पे टाइम निकल जाए, ओके। इसको रीड कर लेना, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और ये आपका कॉइन केप्ट इन द वेसल ऊपर दिखता है, वो वाली बात आ गई। अब आते हैं हमारे पास लाइट के बेंट होने के फिनोमेना पे। अगर कंडीशन ऐसी हो कि लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही हो तो क्या होगा, बहुत इजी है समझना, ठीक है। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो ये इजी, लेकिन बच्चों को हमारे बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, आराम समझना। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है मतलब भारी से हल्के बजा रही है, पता है कि लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। लाइट रे मान लो ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है, लाइट रे नीचे से ऊपर जा रही है, और से जैसे लाइट रे नीचे से ऊपर जा रही है, हमने कहा ये नॉर्मल होगा, ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, ओके। हमने कहा ठीक है, बेंडिंग हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इतनी बार कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों कि अगर मैं एक छोटा सा काम करूं कि जो ये लाइट रे है, जो ये लाइट रे आ रही है, इसके एंगल्स को बढ़ा दूं, इसके एंगल को और बढ़ा दूं और बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा सर, आप कहोगे सर एंगल बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, लाइट रे और बेंड हो जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस, लाइट रे और दूर चली जाएगी नॉर्मल से, बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा करते करते मैंने मानो, और मैं नहीं रुक रहा, मैं बदतमीज आदमी हूँ भाई, मैं नहीं रुक रहा, मैं कहा अभी भी तो मैं लाइट रे को और बढ़ाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो एंगल और बढ़ गया, देख रहे हो, देख रहे हो क्या येलो ग्रीन और व्हाइट लाइट में एंगल्स के डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं आपको। अगर एंगल और बढ़ गया तो एक ऐसी कंडीशन भी मिलेगी, बहुत सारी कंडीशन मिलेगी, एक ऐसी कंडीशन मिलेगी कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो सर सरफेस के अलोंग चली जाएगी। कहां जाएगी सर, जो सरफेस है ना अपना, सरफेस जिसपे जो इंटरफेस है हमारा उसके अलोंग चली जाएगी। अगर ऐसा हो गया कि लाइट रे सरफेस के अलोंग ही चली गई, ओह भाई साहब, मतलब नॉर्मल से एंगल, मतलब नॉर्मल से जो एंगल बन गया वो कितना बन गया सर, ये एंगल 90 बन गया। मतलब दिस इज स्पेशल केस इन विच फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। इट्स अ पर्टिकुलर एंगल for which it's a particular specific angle very specific to a different surface and for different surface very different, हाँ सबके लिए अलग अलग है। जैसे ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है, तो 42 डिग्री पे अगर लाइट रे आती है तो मतलब है कि वो क्रिटिकल एंगल पे जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, समझ आया। फॉर अ पर्टिकुलर, दोबारा से व्हेन लाइट रे कंडीशन क्या है, व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कब होना चाहिए, ऐसा तभी होगा दूर जाएगी, दूर का मतलब है जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी। आराम समझना, देखो खत्म होने वाला चैप्टर, बहुत लोडने की जरूरत नहीं है, हर एक टॉपिक बहुत काम का है। मैंने कहा लाइट रे डेंसर से जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते जाते एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब एंगल 90 हो गया तो जो इंसिडेंट एंगल है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, व्हाट वी कॉल इट। तो इंसिडेंट एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि एक क्रिटिकलिटी का केस है, ये इकलौता ऐसा केस है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। लेकिन हम लोग और हरकती हैं भाई, हमारी हरकत थोड़ी ना कम है। हमने क्रिटिकल एंगल आ गया, हाँ आ गया, हमने कहा हम क्यों रुके हम क्यों रुके, हम क्यों ही रुके भाई, हम क्यों रुके, हमने और एंगल उड़ा दिया। हमने नहीं रुका भाई, हमने और एंगल उड़ा दिया, हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल कर दिया इंसिडेंस का। भाई साहब ये वाला एंगल हो गया है रेड वाला, ये एंगल हो गया है, ठीक है। हमने कहा अब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। अब तो लाइट रे सरफेस पे आ चुकी है, अब भाई ऊपर से तो नीचे आ ही चुकी है, पूरा तक घूम चुकी है। सर अब ये लाइट वापस आ जाएगी सेम मीडियम में, मतलब सर अब ये हो जाएगा बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सर इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, बाउंस बैक कर गई यार, यही तो कमाल का फिनोमेना है, बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, कंडीशन समझना टीआईआर कब होगा, कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से भी। क्रिटिकल एंगल इज आईसी है ना, उसको हम लोग आईसी बोल देते हैं अभी के लिए। आईसी इज एंगल ऑफ क्रिटिकलिटी या एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उससे भी बड़ा हो जाए तो लाइट रे बाउंस बैक कर जाएगी, वापस आ जाएगी भाई साहब। दैट इज व्हाट इज टीआईआर, टोटल इंटरनल डिफरेंस। सारी की सारी लाइट रे वापस आ गई, उधर गई नहीं, उधर अंधेरा है भाई, उधर है ही नहीं कुछ। और इसके बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनाज भी हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं हम लोग घरों में ही देखा है ना यार, नेट लगा है, मैं इधर नहीं रह सकता उसको, घरों में नेट हम लोग यूज करते हैं। तुमने देखा होगा येलो वाली वायर जो आती है, जो केबल से कनेक्ट करती है, मेन अपने राउटर से कनेक्ट करती है, दैट इज टीआईआर का फिनोमेना। उसमें जो लाइट ट्रेवल करती है वो टीआईआर के फिनोमेना से ही करती है। ओके, चल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो, अच्छा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है यार, साइन आई अपॉन साइन आर जो है हमारा, ये म्यू टू अपॉन म्यू वन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा इसमें कंडीशन क्या हो गई है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, इसको हम बोले आईसी, जिसके लिए आर की वैल्यू क्या हो गई है सर, जिसके लिए आर की वैल्यू हो गई है 90, क्या हो गई है 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर, वो होती है 1। तो मतलब सर जो हमारा आर है वो हट गया, आ गया है सिर्फ साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, या फिर रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ओके चल, क्या बात है। फैक्टर क्या क्या है सर, कलर टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बात है, फैक्टर है ही है। कलर टेम्परेचर और लाइट का कलर और टेम्परेचर आधा, टू मेन फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा। और क्रिटिकल एंगल होने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भैया, लाइट रे को डेंसर से रेयर ही जाना है, ये ना भूलना, है ना। डेंसर से रेयर जाना है, और एंगल आर कितना होना चाहिए, एंगल आर 90 होना चाहिए, एंगल आर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। उस वाले आई को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ओके चलो, ओके। हाँ अब प्रिज्म के कुछ केस बचे हैं, बस खत्म हो गया टॉपिक हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 12 नंबर होल्ड करेगा चैप्टर आपका। कहता है अगर हम लोग को अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग डेविएट करना हो एक प्रिज्म के थ्रू, तो कैसे कैसे प्रिज्म और क्या क्या एंगल होना चाहिए, इस बात को समझ लो, मजा आ जाएगा। हमने कहा यार अगर हमको एक लाइट रे को 90 डेविएट करना है, तो हमें प्रिज्म कैसे रखना है और कैसे उससे रिफ्रैक्शन होगा, अगर ये बात पता कर ले हम लोग तो मजे आ जाएंगे। दूर से देखने पे यार लाइट रे टेढ़ी दिखने लगती है ना चलो, हमने कहा अगर हम लोग एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म ले लें, कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी आपको, 45 90 45, थोड़ा सा आराम समझना, बच्चों को टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये। ओके चलो, बस 5 मिनट और लेंगे, खत्म है। ओके और मैं इधर मान लूं कि मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये उसका ए पार्ट है, ये उसका बी पार्ट है, मतलब ये उसका हेड है, ये उसका टेल। मैं लाइट रे को लेके आऊं और कुछ ऐसे लेके आऊं, बिल्कुल स्ट्रेट, क्यों, क्योंकि सर ये तो नॉर्मल है, यहाँ तो बेंडिंग होगी नहीं, सीधे बेंडिंग होगी यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे लाइटर जाएगी तो यहाँ पे बेंडिंग होगी नहीं, बेंडिंग होगी सीधे यहाँ पर। अब इस सरफेस बनानी है मुझे नॉर्मल, ठीक है ना, यहाँ मेरा काम चालू हो जाएगा। भाई आजा 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 आजा, अब यहां से देखो, समझना भाई, हाँ। अब मैंने इस सरफेस से बनाया नॉर्मल, ओके, ये मेरा नॉर्मल बना, अब आराम समझना। ये 45 था, ये लाइट रे आ रही थी, ये 90 हो गया था एंगल, ठीक है। ये 45, ये 90, इस ट्राइंगल को दोबारा देख लो, इधर बना के दिखा दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट ट्राइंगल बनाया। लेट्स से ये ए, नहीं ए नहीं बोल सकता हूं उसको, ए तो नाम दे दिया मैंने। लेट्स से ये एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, ठीक है, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है। ये वाला एंगल कितना है सर, ये 45 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है सर, ये 90 डिग्री है।
तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा सर, 45 निकल के आएगा। हमने कहा ठीक है, ये वाला एंगल निकल के आएगा 45। ओके, अच्छा ये एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, और जो नॉर्मल है वो ये जा रही है, ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल सरफेस से 90 होता है, तो ये अगर 45 आ चुका है तो ये भी कितना बचेगा सर, 45 बचेगा। समझने वाली बात ये थी कि जो ये एंगल है हमने ये निकाल लिया, ये आ गया 45 डिग्री। और याद रखना कि ग्लास का टी एंगल ऑफ क्रिटिकलिटी होता है 42 डिग्री। कितना होता है, आईसी जो होता है ग्लास का वो होता है 42 डिग्री। मतलब अगर कोई भी लाइट रे इससे ज्यादा तो चली गई तो वो TIR कर जाएगी, हाँ कि ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतने पे तो क्रिटिकल एंगल, 42 पे तो क्रिटिकल एंगल मतलब अलोंग द लाइन चली जाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा एंगल मिल गया उसको, TIR ज्यादा एंगल हो गया, तो वो TIR का फिनोमेना, एंगल ऑफ क्रिटिकल से ज्यादा एंगल मिल गया तो TIR का फिनोमेना हो जाएगा। 42 से ज्यादा एंगल मिल चुका है अपने को, 45 मिल गया है एंगल, अगर एंगल 45 मिल गया है तो TIR का फिनोमेना हो जाएगा। मतलब सर ये लाइट रे उस मीडियम में ना जाके इसी मीडियम में एंगल R को 45 बना देगी। तो जो अब जो लाइट का बेंड होगा वो 45 डिग्री पे हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए होगा, अब एक को शो कर दिया दूसरे को शो करने की जरूरत नहीं है। और इस सरफेस के तो ये परपेंडिकुलर ही गिर रही है तो मुझे स्ट्रेट जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब दोस्तों जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, देखो उसका ये वाली लाइट रे इधर गिर गई तो ये A आ गया, और ये लाइट रे इधर चली गई तो ये इसका B आ गया। मतलब सर जो A था वो हेड था हमारा, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। मतलब जो ऑब्जेक्ट ऐसे था वो एक प्रिज्म के थ्रू ऐसे शिफ्ट हो गया, दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री। आ गया समझ में। सर क्या करा हमने, हमने एंगल्स को ध्यान में रखा और ट्राइंगल्स एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा के हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकाला है। हर बार यही करना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोच करनी होगी, देखना होगा कितना गिवन है। 42 डिग्री ग्लास का होता है, ये याद भी रखेंगे हम लोग क्रिटिकल एंगल। अगर 42 पे आती लाइट रे, मान लो फॉर योर इंफॉर्मेशन, मान लो ये एंगल 42 डिग्री होता, अभी के लिए मान लो ये एंगल 42 डिग्री होता, तो लाइट रे यहां पर नहीं आती, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती बच्चों। 42 डिग्री अगर होता तो ये फिर क्रिटिकल एंगल के लॉ को फॉलो करती। तो जो ये एंगल इंसिडेंट एंगल ये जो 42 डिग्री बना रहा है, अब ये अलोंग द लाइन जाती, लाइन रे इधर जाती, ये रिफ्लेक्ट बैक ना करके ये इंटरफेस पे ही चली जाती। और अगर ये एंगल 42 से कम होता, मान लो 40 डिग्री होता, तो फिर सर ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल था ना, लाइट रे डेंसर से, ग्लास से एयर में जा रही है, हाँ कि ना, ग्लास से प्रिज्म अंदर है, बाहर एयर है, डेंसर से जा रही है सर, डेंसर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चली जाती, इस केस में ऐसा होता। तो एंगल क्या होने वाला है, क्या क्रिटिकल एंगल है, क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, या क्रिटिकल एंगल से कम है, ये समझ के करना है आपको। क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइन ऑफ एक्शन पे, मतलब इंटरफेस की लाइन पे चला जाएगा, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन को फॉलो कर लेगा, TIR हो जाएगा। बस इतनी बात समझ लोगे, सारे डायग्राम बन जाएंगे। इसमें देख लो क्या हो रहा है सर, इसमें भी सेम केस है, हमें बस करना क्या है, अब 180 डिग्री घुमाना है राइट एंगल प्रिज्म हमारे पास। अब प्रिज्म को लेकिन ऐसे रखा है हमने, AC वर्टिसेस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है, P से लाइट रे गई, देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, P से लाइट रे गई। अब ये निकालोगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 आएगा, कैसे आएगा ये भी देख लो, 45 कैसे आएगा सर, ये 45 था, ये 90 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल की ये वाला एंगल 45 आ जाएगा, और जो नॉर्मल बनेगा सरफेस पे वो 90 बनाएगा पूरा। तो ये 45 आ चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा, 45 होगा। जल्दी तो नहीं लगा, आराम समझ लो। मैंने कहा ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल बनाया मैंने आपको, ये 45 पता है, ये 90 पता है, ये वाला लाइन पे ये मैंने निकाला 45 आया। मैंने इस सरफेस के नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल हमेशा 90 होता है, सरफेस से 90 होता है, मतलब जो ये एंगल बनना चाहिए, जो ये एंगल बनना चाहिए बच्चों, ये 90 आना चाहिए, ये वाला पूरा एंगल 90 आना चाहिए, जिसमें ये 45 हो चुका है, तो ये कितना बचेगा, 45 ही तो बचेगा, हाँ कि ना। तो ये 45 आया, फिर 45 आया, 42 से ज्यादा आया, 45 आया, तो फिर इसने TIR करा, ये लाइटर इधर आ गई, फिर इधर ही 45 आया, ये कैसे आया दोबारा देख लो, ये 45 आया, तो ये वाला 45 आया, ऊपर वाला बचा 45, सर ये 90 हुआ था, ये वाला 45 बचा, तो ये भी 45 बचा। सब खेल है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का, ट्राइंगल सही चूज करते चलते चलो। 45 आया, फिर 45 फिर ज्यादा आ गया, तो फिर 45 पे लाइटर नीचे आ गई। तो जो ये हमारा हमारा जो ये सॉरी ये जो P था वो ये P हो गया, P डैश हो गया, ठीक है। ऐसे Q क्या हो गया, Q डैश हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है उसकी इमेज देखो ऐसे बन रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बन रही है, देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज उसकी ऐसे बनी, दैट इज डेविएशन टू 180 डिग्री। ये इमेज आते हैं बनाने के लिए, और इसके रे डायग्राम भी आते हैं, ये वाला आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इरेक्ट कर दिया हमने ऑब्जेक्ट को, और 60 डिग्री प्रिज्म में एक ये बनाने को आ रहा है हमारे पास कि कैसे बनती है, इससे लाइट रे देख लो कैसे बनती है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है बस यहाँ पे, प्रिज्म विच ईच एंगल 60, तो कैसे उसमें एंगल का शोकेस होता है। हमसे कह रहा है मान लीजिए ये एक हमारे पास प्रिज्म है, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है,
सारे के सारे 60 हैं, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। लाइट रे ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, ठीक है, नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है। हमने कहा नॉर्मल के अलॉन्ग आ गई, यहाँ तो बेंडिंग नहीं होगी, सीधे भेज दो, सीधे इस सरफेस पे देखते हैं बेंडिंग कैसे होगी, ठीक है। हमने इस सरफेस नॉर्मल बनाया और हमारा पहला टास्क था इस एंगल को फाइंड करना। हमने कहा ये कैसे निकाला जाए, हमने कहा ये तो 60 था, ये लेकिन 90 था, नॉर्मल के अलॉन्ग आ रहा था, तो ये एंगल 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, 60 90 हो गया 150। एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए, बच्चों ध्यान से देखना भैया, ट्राइंगल नहीं मिस होने चाहिए। इस ट्राइंगल को देखा जाए तो ये वाला 60 हो चुका है, ये वाला 90 हो चुका है, तो ये वाला कितना बचेगा, तो 60 प्लस 90 इज 150, 60 प्लस 90 इज 150। और हमें पता है कि एंगल सम के अकॉर्डिंग पूरा एंगल 180 होता है, तो 180 से 150 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 30। तो मतलब ये एंगल बचा, ये कितना बचा, 30। अच्छा ये 30 बचा, तो पूरा तो 90 होता है, तो ये कितना आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये आ गया 60। 60 डिग्री अगर एंगल है तो दोबारा से भैया 60 डिग्री एंगल है, क्या है सर, TIR से ज्यादा है, 42 से ज्यादा है, 42 याद रखेंगे, 42 से ज्यादा है तो लाइट रे अभी 60 डिग्री बना के नीचे आ जाएगी। आया समझ में, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ रे डायग्राम्स, इनको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा कैसे कैसे ये डायग्राम बन रहे हैं, और हम लोग ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे इन द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। रिफ्लेक्शन और TIR में क्या फर्क है सर, रिफ्लेक्शन में लाइट रे तब वापस आती है जब मीडियम ही ओपेक हो, हाँ कि ना। इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर, मिरर है ओपेक सब्जेक्ट तब आती है। यहां पर मीडियम भी अलग अलग है, एक डेंसर है एक रेयर है, तब भी हो रहा है, लेकिन एंगल कंडीशन क्या है, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड व्हाइल द रेस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड इज एब्सॉर्ब, कुछ पार्ट ही रिफ्लेक्ट होगा, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्ट, पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाएगी। यहाँ पे एब्सॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन भी होता है। लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इमेज इज लेस ब्राइट, इमेज इज मच ब्राइटर, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं हमारे रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। और इसी का एक नेचुरल फिनोमेना है मिराज। कभी कभार आप हाईवे पे गए होगे, देखे होगा पानी पड़ा हुआ है, पानी होता नहीं है, लगता है पानी पड़ा है हाईवे पे। या फिर अगर आप ओशियन में हो, आप ओशियन के पास हो, तो शिप दिखता है, जो शिप या बोट है वो ऊपर की तरफ तैर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द नेचुरल फिनोमेनाज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मिराज। द फिनोमेना कॉल्ड मिराज इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ हॉट ड्राई डे, धूप निकली होगी, ड्राई दिन होगा। इन द फिनोमेना अ पूल ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर। कभी हाईवे पे देखना, सब स्ट्रेट रेड हो, आपको दिखेगा वहां बाहर दूर पानी पड़ा है, सन होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, सन हो चाहे ना हो, और हॉट ड्राई डे होना चाहिए, तो आपको दिखता है कि वहां पे पानी अपेयर हो रहा है। दैट्स ऑल इज इल्यूजन, होता नहीं है वहां पे कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही डायमंड का ज्यादा शाइन होना, दैट इज द रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन के फिनोमेना है, TIR के फिनोमेना है। क्या हो रहा है, अंदर लाइट जा रही है और अंदर ही अंदर फैल रही है, पूरा बाहर निकल ही नहीं पा रही है। अगर अंदर ही अंदर ट्रैप हो गई, चलती रही चलती रही चलती रही, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाई डायमंड अपीयर्स टू बी शाइन, द फिनोमेना ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ओके। ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, मैंने आपको बताया था आपको। अ क्रैक इन अ ग्लास ऑफन सीन शाइनिंग लाइक अ मिरर, एक अगर हम लोग ग्लास में क्रैक करें तो मिरर की तरह अपीयर होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ TIR। बहुत अच्छा था वीडियो, बहुत लंबा था वीडियो। अगर आपको बहुत लंबा और कुछ भी समझ नहीं आया तो उस पार्ट को आराम से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ कुछ कुछ पॉइंट में इस वाले पार्ट में। बाकी आई थिंक डिटेल सब कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके और करेंगे हम लोग। अपना प्यार बनाए रखिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।